नमस्कार। हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष चुनाव ब्रिटिश शासन में कब कराया गया और चुनाव कराए गए तो वोटिंग विशिष्ट लोगों को ही देने का अधिकार था। कौन कौन से विशिष्ट लोग थे जिनको वोटिंग करने का अधिकार था? भारत में सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया, कब किया गया? साइमन कमीशन क्या है? पूना पैक्ट क्या है? गांधी जी की वजह से पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट क्या है? नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का टॉपिक, आज का जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 विशेषताओं को, उसके बाद साइमन कमीशन को, उसके बाद कम्युनल अवार्ड को। कम्युनल अवार्ड के तहत पूना पैक्ट उसी के अंतर्गत आता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसको मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इसके कॉन्सेप्ट को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। देखिए, इसकी विशेषताएं शुरू करते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि उनका जो उद्देश्य है, मकसद है, वो भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत करना है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को इस तरह अधिनियमित किया गया कि 1921 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1921 में लागू किया गया। और इस अधिनियम को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसकी पहली विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के बीच में जो है सीमांकित किया जाता है इनके विषयों को, और इनके विषयों को अलग कर दिया जाता है। साथ ही साथ प्रांतों में केंद्रीय निर्णय को स्थापित किया जाता है। और साथ ही साथ केंद्रीय और प्रांतीय की जो विधायिकाएं हैं उसके विषयों की सूची, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायिकाएं हैं उसके विषयों की सूची के आधार पर कानून बनाने का अधिकार देने का अधिकृत किया गया। तो किसके आधार पर? केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के विषयों की सूची के आधार पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हालांकि सरकार की जो संरचना है वह केंद्रीय और एकात्मक थी। एकात्मक मीन्स इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी। और इसकी जो दूसरी विशेषता है प्रांतीय, जो प्रांत बटी हुई थी हमारा देश, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला स्थानांतरित, दूसरा आरक्षित। तो स्थानांतरित में क्या था? स्थानांतरित में गवर्नर्स प्लस मंत्री मिल करके शासन करते थे और विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। दूसरी तरफ आरक्षित विषयों के लिए गवर्नर प्लस उसके जो कार्यपालिका परिषद है, दोनों मिल करके शासन करते थे और उत्तरदायी नहीं थे विधान परिषद के लिए। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय में गवर्नर्स प्लस मंत्री मिलकर के शासन करते थे और उत्तरदायी थे विधान परिषद के लिए। दूसरी तरफ गवर्नर्स प्लस कार्यपालिका परिषद शासन करते थे और उत्तरदायी नहीं थे विधान परिषद के लिए। ये दोहरी सरकार प्रशासन थी, इसलिए इसको डीआरची भी कहा जाता है इंग्लिश में। डीआरची मतलब द्विशासन, डबल रूल। अब इसकी तीसरी विशेषता पे हम लोग ध्यान देते हैं। तीसरी विशेषता में क्या है? तीसरी विशेषता में हम लोग जानेंगे कि तीसरी विशेषता में बाइकैमरलिज्म। तीसरी विशेषता में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया जाता है। तो भारतीय विधान परिषद उच्च
सदन और निचले सदन में बांट दिया जाता है। उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा और निचला सदन मतलब कि विधानसभा, ये दोनों को मिला करके विधायिका के ला करके और स्थापित कर दिया जाता है भारतीय विधान परिषद को। और ये दोनों सदनों में, उच्च सदन और निचले सदन दोनों के जो सदस्य थे, उन दोनों सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही चुना जाता था। ये तीसरी विशेषता थी। और चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता में वायसरॉय की जो 6 सदस्यीय विधान परिषद थी, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होने थे, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। ये थी चौथी विशेषता। और पांचवी विशेषता में सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियंस, ये सभी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है और सांप्रदायिक मतदाता के सिद्धांत को बढ़ाया जाता है। ये सांप्रदायिक मतदाता क्या है? किसी भी संप्रदाय के लोग जो थे उसको एक व्यक्ति प्रतिनिधि करते थे, एक व्यक्ति जिम्मेदार थे अपने संप्रदाय के, और उस संप्रदाय के लोग ही वोटिंग करते थे कि कौन उनका प्रतिनिधि होगा। यही है सांप्रदायिक मतदाता का सिद्धांत। ये पांचवी विशेषता थी। और छठवीं विशेषता क्या है कि वोटिंग का अधिकार किसको था? तो वही लोग वोटिंग करते थे जिसके पास संपत्ति थी, जो टैक्स पेड करते थे और शिक्षित थे। उन्हीं लोगों को वोट करने का अधिकार था। और इसकी जो 7वीं विशेषता है, लंदन में एक कार्यालय बनाया जाता है हाई कमिश्नर का, उच्च आयुक्त का। और अब तक जो राज्य सचिव जो भी चीज़ें देख रहे थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उच्च आयुक्त के पास। सारे पावर्स उच्च आयुक्त के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और इसकी जो 8वीं विशेषता है, 8वीं विशेषता में हम लोग जानेंगे लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो हिंदुस्तान में 1926 में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय लोक सेवा का स्थापना किया जाता है। केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना कब की जाती है? 1926 में। प्रांतीय और केंद्रीय का जो बजट है, बजट को अलग कर दिया जाता है। पहली बार बजट को अलग कर दिया जाता है और प्रांतों को अधिकार दिया जाता है कि आप अपना बजट ला सकते हैं। जो 10वीं विशेषता है, 10वीं विशेषता में जितने भी नियम लगाए गए थे, जितने भी लागू किए गए थे, उसकी जांच और कार्यप्रणाली देखने के लिए वैधानिक आयोग का नियुक्त किया गया कि जो भी कार्यप्रणाली है उसकी जांच कीजिए और देखिए। इसके लिए एक ऊपर आयोग बनाए गए, वैधानिक आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कमीशन। ये विशेषताएं हो गई इस अधिनियम की। अब आते हैं साइमन कमीशन पे। नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने नए संविधान के तहत भारत की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर एक आयोग बिठाती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 लोगों का ये जो आयोग बनाया जाता है, इसका काम था कि भारत की स्थिति पर रिपोर्ट करना। और सर जॉन साइमन ने 1930 में रिपोर्ट बनाया और 4 मुद्दों को ब्रिटिश सरकार को भेजा। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में ये जो आयोग बनाए गए थे, इस आयोग ने 4 विशेषताओं को, मुद्दों को ब्रिटिश सरकार को भेजा, जिसमें से पहली विशेषता, जिसमें से पहला मुद्दा था कि ड्वल या डीआरची द्विशासन को समाप्त करना। दूसरा मुद्दा था कि प्रांतों में का जो प्रशासन है, शासन है, उसका विस्तार करना। तीसरा मुद्दा है रियासतें और ब्रिटिश सरकार के बीच में संघ की स्थापना करना। और चौथा फोर्थ मुद्दा था सांप्रदायिक मतदाता को बरकरार रखना। ब्रिटिश सरकार के पास जब ये मुद्दे गए तो इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। गोलमेज सम्मेलन में 3 प्रतिनिधियों के लोगों को बुलाया गया। वो कौन कौन से प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार और रियासतें जो थी उनकी प्रतिनिधि थे। इन तीनों प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन किए गए और
गोलमेज सम्मेलन जो किए गए, इसके आधार पे गोलमेज सम्मेलन के जो विचार विमर्श किए गए, उन विचारों के आधार पर श्वेत पत्र संवैधानिक सुधार लाया गया, बनाया गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो श्वेत पत्र संविधान सुधार को बनाया गया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इन सभी सुधारों को शामिल किया गया। तो यही था साइमन कमीशन कि साइमन की अध्यक्षता में आयोग बनाया जाता है, जिसका काम था सारे रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश सरकार को देना। ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन कराया। गोलमेज सम्मेलन में जो भी विचार किए गए, उसके ऊपर श्वेत पत्र संवैधानिक सुधार बनाया गया और इस श्वेत पत्र संवैधानिक सुधार को शामिल किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। अब आते हैं कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। तो ये पुरस्कार क्या था? अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया। किसको किसको अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया? क्रिश्चियंस को, सिख को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपीय को और साथ ही साथ दलित वर्ग के लोगों को भी निर्वाचन क्षेत्र दिया। यही था सांप्रदायिक पुरस्कार रामसे मैकडोनाल्ड का। और महात्मा गांधी खुश नहीं थे कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, उससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे और महात्मा गांधी चले गए आमरण अनशन पे। यारावाड़ा जेल पूना में आमरण अनशन करने के लिए चले गए, आमरण अनशन पर चले गए। इसके बाद कांग्रेस के नेता और दलित वर्ग के नेता के बीच में समझौता हुआ। इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या समझौता हुआ? संयुक्त हिंदू निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा गया और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षित सीटें दी गईं। ये है पूना पैक्ट। तो आज का हमारा यही था भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।